हेलो एंड वेलकम टू ऑल। चलिए आज हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? सिंधु घाटी सभ्यता तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मृदभांड। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। पोट्री बोलते हैं इसको। पोट्री है, पोल्ट्री नहीं है। ठीक है, पोल्ट्री क्या होता है? कुक्कुट पालन पोल्ट्री होता है। और पोट्री क्या होता है कि मृदभांड, जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उनको पोल्ट्री में रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले मृदभांड। मृदभांड में कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में मिले, वैदिक सिविलाइजेशन में मिले, उसके बाद 16 महाजनपद मतलब 16 महाजनपद जो है उसमें भी कुछ मृदभांड मिले। ये जो सारे कालखंड है, इनको हम मृदभांडों के हिसाब से ही अलग अलग करते हैं कि अच्छा ये इसमें इस टाइप के मृदभांड मिले, उसमें उस टाइप के मृदभांड मिले। ठीक है, तो पहली बार वर्ल्ड में पहली बार जो मृदभांड के बारे में था खोज करी या बताया, वो किसने बताया? फ्लिंडर ने। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार पीसीएस के पेपर में पूछा गया है कि वर्ल्ड लेवल पर मृदभांड के बारे में बताया या खोज करी किसने करी? तो फ्लिंडर ने करी। पहली बार इसके बारे में बात किसने करी? फ्लिंडर ने करी। और अगर पूछ लिया जाए, जैसे अगर वो पूछ सकता है कि वर्ल्ड लेवल पर किसने करी, तो ये भी पूछ सकता है कि इंडिया में किसने करी। तो इंडिया में किसने करी? इंडिया में करी बीबी लाल। अच्छा, बीबी लाल आपको ध्यान आ रहा होगा, बीबी लाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बीबी लाल ने और किसकी खोज करी थी? बीबी लाल ने और कालीबंगा में खुदाई करी थी। बीबी लाल ने कालीबंगा की भी खोज करी थी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है? फिर उसके बाद में ये जो मृदभांड है इनको वर्णमाला कहते हैं। किसकी वर्णमाला है ये? तो पुरातत्व की। अब आप कहेंगे कि इससे तो मतलब समझ नहीं आया कि क्या वर्णमाला है। मतलब जैसे हिंदी को आप लोग कैसे जानते हैं? पहले हिंदी में छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद में हिंदी में आप बड़ी चीजें पढ़ना सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर पैराग्राफ बनाते हैं, फिर लेसन वगैरह पढ़ते हैं। वैसे इंग्लिश में भी होता है, ABCD पहले आप बेसिक सीखते हैं। तो ये जो मृदभांड है ये पुरातत्व के बेसिक है। ठीक है, एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि क्या बोलते हैं, हम जो सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से अलग किस हिसाब से कर सकते हैं? तो मृदभांडों के हिसाब से हम लोग उन्हें अलग कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे अलग है? तो उसपे जो मृदभांड पाए गए वो अलग है, और दूसरी जगह जो वैदिक सिविलाइजेशन में मृदभांड पाए गए वो अलग है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद अब ये वर्णमाला हो गई। ठीक है, अब क्या होता था? बहुत टाइप के मृदभांड पाए जाते थे, तो उसमें कि कुछ चमकीले मृदभांड भी पाए जाते थे। तो चमकीले मृदभांड पाए जाते थे मतलब कि उसमें कोई ना कोई केमिकल यूज किया गया होगा, कोई ना कोई रसायन यूज किया गया होगा। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान का भी यूज होता था। अच्छा, हम कैसे पता करें कि कौन सा जो मृदभांड है वो किस टाइम का है? कैसे पता कर लेंगे? तो उसको पता करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, C14 से हम लोग क्या पता करते हैं? जीवाश्म कितना पुराना है, जीवाश्म की एज पता करते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं? कैम्ब्रियन, या फिर जो स्टेम पे छल्ले पड़े होते हैं रिंग, उससे हम लोग किसी भी पेड़ की एज पता करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? एक जो छल्ला होता है वो 10 साल के बराबर होता है। ठीक है, और ऐसे ही जो क्या बोलते हैं जानवर होते हैं, उनके दांत और उनके क्या सींग पे भी रिंग पड़े होंगे। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सींग पे भी रिंग पड़े होते हैं। ठीक है, तो उन रिंग से क्या पता करते हैं? उन रिंग से हम लोग ये पता करते हैं कि उनकी एज कितनी है, जानवरों की एज कितनी है।
ठीक है। तो दांत जो होते हैं वो 2 साल तक कोई दांत नहीं होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सींग में भी पहला छल्ला जो पड़ता है वो 2 साल के बाद ही पड़ता है। फिर यूरेनियम से क्या पता करते हैं, यूरेनियम मेथड। यूरेनियम विधि से हम लोग क्या पता करते हैं, यूरेनियम विधि से हम लोग ये पता करते हैं कि चट्टान कितनी पुरानी है, चट्टानों की एज का पता करते हैं, ठीक है। वैसे ही इसका कैसे पता करेंगे कि वो मृदभांड कितना पुराना है। अगर हम यूरेनियम के यूज करके, यूरेनियम डेटिंग की वजह से का यूज करके कोशिश करेंगे इसकी एज पता लगाने की, तो हमें इसकी तो एक एज पता नहीं लगेगी, हमें तो एज पता लगेगी चट्टान की, उस मिट्टी की, कि वो मिट्टी कितनी पुरानी है। तो हमें तो मिट्टी की पता नहीं करना है, हमें तो ये पता नहीं करना है कि चट्टान कितनी पुरानी है, हमें तो ये पता करना है कि वो जो बर्तन बना था मिट्टी का वो कितना पुराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेसेंस में क्या, इससे कैसे पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो बर्तन, जब मिट्टी का बर्तन कोई बनाता है कुम्हार, तो वो कच्चा होता है, कच्ची मिट्टी के से बना होता है, ठीक है। वो उस टाइम कच्चा होता है, फिर उसको पकाया जाता है, तो उसको कब पकाया गया ये इससे पता चलता है। तो कब पकाया गया, बनेगा उसी के बाद में पकेगा, तो जब पकाया गया उसी के बाद में उसका यूज होएगा। तो जब पकाया गया ये चीज हमें थर्मोल्यूमिनेसेंस से पता चल जाती है। तो थर्मोल्यूमिनेसेंस से हमें ये पता चल गया, तो हमें उसकी एज पता चल गई, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं जो सबसे पहली बार मृदभांड थे वो हमें कहाँ मिले थे। तो सबसे पहली बार कहाँ मिला, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कहाँ मिला, इलाहाबाद में, ठीक है। सबसे पहली बार हमें कहाँ मिला, नवपाषाण काल में, इलाहाबाद में। और सबसे ज्यादा बार हमें कहाँ मिला, तो सबसे ज्यादा ये जो मृदभांड थे वो सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिले हैं, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं, सबसे ज्यादा मिले हैं हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर कहाँ है, हस्तिनापुर पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। हस्तिनापुर में सबसे ज्यादा मृदभांड मिले, और यहाँ कैसे मृदभांड मिले हैं, गेरू वर्णीय। अब आप लोग सोचेंगे कि गेरू वर्णीय क्यों मिले, भैया ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, ठीक है। गेरू वर्णीय का क्या मतलब है, देखिए पहले जमाने में जो होता था वो कलर वगैरह तो बहुत ज्यादा होते नहीं थे, तो क्या होगा, कैसे मृदभांड होंगे, जैसे जैसे उन्हें पका दिया गया, पकाने के बाद में वो हल्का सा रेडिश हो जाते हैं। जैसे आप कोई भी ईटा देखिए वो हल्का सा गेरुआ कलर का होता है, तो बस वैसे ही थे, इनमें कोई भी पेंटिंग नहीं थी, ठीक है। तो कैसे थे, पहले कोई कलर था नहीं, तो जैसे थे जो उनका ओरिजिनल कलर था वो वैसे ही उसी कलर में थे। जैसे ईंटे को पकाया जाता है तो वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, थोड़ा सा गेरू वर्णी हो जाता है, वैसे ही गेरू वर्णी मृदभांड जो थे वो पहले हस्तिनापुर से मिले थे, सबसे ज्यादा यहीं से मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिले हैं। जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ मृदभांड मिले हैं, कुछ वैदिक में मिले हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि ये इस टाइप के मृदभांड या ये मृदभांड कहाँ मिले, ठीक है। और महाजनपद काल, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में कैसे मिले हैं मृदभांड, गैरिक। अच्छा, हिंदी के साथ में भी अगर आप लोग इसकी इंग्लिश याद रखें तो बहुत जरूरी होगा, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और मेरे हिसाब से तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको जो टेक्निकल वर्ड्स जो आते हैं उनको इंग्लिश में भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि एग्जामिनर क्या करता है,
वो इंग्लिश में ही पूछता है और हिंदी में भी उसको बस हिंदी में लिखता है, सेम वही वर्ड लिख देता है। ठीक है, कैसे लिख देगा? जैसे लिखा है ऑर्चरी कलर पोट्री। अब ये हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में उसने ऐसे लिखा और हिंदी में भी ऐसे लिख देगा। ठीक है, जब वो ऐसे लिख देगा तो फिर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो कंफ्यूज आएंगे, भैया पूछ क्या रहा है। तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लिए जाए तो ज्यादा फायदा है, और अगर हिंदी में एक बार ना भी याद हो तो उन्हें इंग्लिश में एज इट इज ही याद कर ले तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आप लोग को याद रहेगा कि अच्छा हाँ ये तो ये था, इसका मतलब तो ये था। लेकिन अचानक अगर कुछ दे देगा, आपने याद किया गैरिक मृदभांड और उसने ऑर्चरी कलर पोट्री पूछ दिया, तो आप कैसे, आप उसे समझ ही नहीं पाएंगे कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज वो कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप ही का प्रॉफिट है। यहाँ पे कैसे मिले हैं? यहाँ पे मिले हैं, इससे पहले ये देख लेते हैं। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। नॉट ब्लैक पॉलिश वेयर। वेयर का भी मतलब मृदभांड ही है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि वेयर कुछ और चीज है। जब इस देखिए सिर्फ पोट्री का यूज वो सिर्फ इसके साथ करता है, ऑर्चरी कलर पोट्री। ठीक है, उसके अलावा के जो दो हैं उनमें दोनों में क्या करता है? वेयर यूज करता है। ठीक है, यहां पे कैसे मृदभांड मिले हैं? तो यहां पे मिले हैं चित्रित, धूसर, मृदभांड। पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, वैसे तो अगर आप लोग जीआरएफ नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जो नॉर्मल कंपटीशन है उसकी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए इतने में से ही आपके क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ जो मृदभांड है वो कॉमन है, जो हर जगह पाए गए, जो तीनों कालखंड में पाए गए, वो कौन से? वो देख लेते हैं हम लोग। वो है ब्लैक, रेड वेयर। हिंदी वाले से याद करें, कैसे करेंगे? काले, लाल मृदभांड। हिंदी में क्या करता है? कभी काले लाल मृदभांड देगा, कभी क्या दे देगा? काला मतलब कैसे? कृष्ण, कृष्ण। लाल मीन्स लोहित, मृदभांड। तो आप लोगों को ये दोनों याद रखना होगा। ठीक है, तो ऐसा करिएगा, ये दोनों याद करने के बजाय अगर आप ब्लैक रेड वेयर याद कर लेंगे तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, आपको इस पे ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, और वो ऐसे ही अपने हिसाब से बहुत सारे वर्ड बना देता है। जैसे काले से उसने बना दिया कृष्ण, कृष्ण मीन्स कृष्ण का मतलब भी काला होता है। लोहित, लोहित किससे बना? लोहे से। आयरन जो होता है वो, उसको आप देखेंगे, अगर आपने केमिस्ट्री में कभी टेस्ट वगैरह किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल्स वगैरह किए होंगे, तो आप देखेंगे कि जो आयरन की प्रेजेंस के हिसाब से जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है। ठीक है, तो लाल को उसने लोहित बना दिया। तो ऐसे वो अपने हिसाब से कुछ कुछ ऐसे बना देता है। तो अगर आप इंग्लिश में इसको याद करेंगे
तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मृदभांड का टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ ऐसे स्टैटिक पार्ट्स याद कर लेंगे जो कि पेपर में पीसीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है? एक इसमें पूछा, एक जगह है एमपी में, कौन सी जगह है एमपी में? नवदा टोला। एक बार उसने पूछा, एक बार ये पीसीएस में क्वेश्चन आया कि नवदा टोला जो है, नवदा टोला है कहाँ? तो नवदा टोला कहाँ है? इंदौर, मध्य प्रदेश। फिर इसने पूछ लिया कि इसका जो उत्खनन है वो किसने किया? तो एचडी सांकलिया। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, एचडी सांकलिया ने इसकी खोज की। फिर पूछा गया एक बार कि नवपाषाण काल में जो एक राख का टीला मिला है एक जगह से, तो नवपाषाण काल में राख का टीला कहां से मिला है? तो ये कहां से मिला है? संगन कल्लू। और ये संगन कल्लू है कहां? तो ये संगन कल्लू कहां है? मैसूर, कर्नाटक। अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहां है? तो मैसूर, कर्नाटक। ठीक है, फिर पूछा गया कि एक हड़प्पा काल के टाइम का एक जगह है दधेरी। ये कहाँ पाया गया? दधेरी ये पाया गया पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में दधेरी। ठीक है, फिर उसने पूछा इसने पूछा कि एक विंध्यन क्या है? विंध्यन शैली की एक चट्टान है, शैल है, जिसका क्या नाम है? लेखरिया। लेखरिया से क्या पाया गया है? लेखरिया से पाया गया है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल जो है पाए गए हैं। मानव कब्र कह लीजिए या मानव कंकाल कह लीजिए, गाड़े में होंगे तभी कंकाल मिलेगा। ठीक है, तो कितने हैं? 27 है ये। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जो इंफॉर्मेशन थी ये बहुत जरूरी है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। और अब हम लोगों ने क्या कर लिया है? एक हम लोगों ने प्रागैतिहासिक पूरा कर लिया है, एक हम लोगों ने सिंधु घाटी पूरा कर लिया है। ये 2 टॉपिक आपने पूरा कर लिया है। और आप क्या करिएगा? प्रीवियस ईयर पीसीएस के, किसी भी स्टेट के पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइएगा और इस टॉपिक से देखिएगा कि उसमें क्या क्या पूछा गया है और उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। फिर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, होपफुली जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मैं जानती हूँ कि आप लोग 80 to 90% क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपका जो कोई भी पेपर हो, आप कोई भी पेपर देते हैं, उस पेपर में क्या होता है? 50, 30 और 20 का रेशियो बनता है। ठीक है, ये 50% क्वेश्चन वो होते हैं हर एग्जाम में जो हर बच्चे को आते हैं, ये क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है। और ये जो 30% क्वेश्चन होते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं। और ये 20% क्वेश्चंस वो होते हैं, ये इतने डीप होते हैं कि अगर आप इनको पढ़ने जाएंगे तो आप बोर भी होंगे और हो सकता है आपको ये याद भी ना हो और आप गलत भी कर दें। तो ये
क्वेश्चन पढ़ के ये वाला क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है कि 100% नंबर लाने, 100% नंबर लाने के चक्कर में पड़ेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आईएएस जैसे बड़े से बड़े एग्जाम में आज तक कोई भी बंदा 100% नंबर नहीं ला सका है। अगर आप लोग आईएएस की कट ऑफ वगैरह चेक करते होंगे तो चेक करिएगा, 50% में जो जिस इंसान के 50% से नंबर आ जाते हैं ना, वो आईएएस बन जाता है, ठीक है। उसकी अच्छी खासी रैंक आती है, 1 2 3 4 5 ऐसे रैंक आ जाती है। तो आप देखिएगा, तो आप ये 20% के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यहाँ हम लोग क्या पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ये 50% प्लस ये 30%, ठीक है। अब आप ऐसा ना कर दीजिएगा कि कोई बहुत इजी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया जाए कि क्या बोलते हैं, पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था या पहले किस कालखंड में मिला था, तो आप पता चले आप कहते हैं अरे ये तो 20% वाले में से हमें नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिएगा। जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सबको ही आते हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो वो 50% में आते हैं, वो आपको जरूर आने चाहिए, ठीक है। और प्लस अगर इस 30% में से आपको आता है तो आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी, ठीक है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो वो 50% क्वेश्चन ऐसे डालता है जानबूझ के कि इसको हर बच्चा अटेम्प्ट कर ले, ठीक है। तो अगर आप वो 50% को भी 20% समझ के छोड़ दे रहे हैं तो ये आपकी गलती है, फिर आपका पेपर निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 50% आपको याद रखना है, प्लस इस 30% के लिए आपको मेहनत करनी है, और ये 20% के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है, क्योंकि अगर आप ये 20% के पीछे भागेंगे तो आप लिख के ले लीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आप फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।